स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो है निवेश गुणक से संबंधित, जिसे हम मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। और अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में डरते हैं और कारण सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन मैं आपके साथ हूँ और इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद आप गुणक की गणना बहुत ही आसानी से करेंगे। न सिर्फ आसानी से बल्कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो बच्चों, चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं निवेश गुणक को, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निवेश क्या होता है, हम किसे अर्थव्यवस्था में निवेश मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया है कि जो निवेश होता है बच्चों, वो अर्थव्यवस्था में होने वाली पूंजीगत वृद्धि है। पूंजीगत वृद्धि, इसका अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जब पूंजी निर्माण होता है तो यही प्रक्रिया, यही क्रिया निवेश कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है, एक स्वायत्त ऑटोनॉमस और दूसरा जिसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। अब इसे दो प्रकारों में समझाना क्यों जरूरी था, ये समझिए कि ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, स्वायत्त निवेश होता है बच्चों, इसका आय की वृद्धि से लेना देना नहीं होता। ये कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए किया गया निवेश होता है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि इस निवेश के बाद इतनी आय बढ़ गई, बढ़ती भी होगी तो भी अर्थव्यवस्था में उसकी गणना नहीं की जाती है। लेकिन ये जो प्रेरित निवेश होता है, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को रन कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो हमारे देश में, तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों, वो प्रेरित निवेश होता है। मतलब हम अलग से फोर्स आउट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को कि यू हैव टू वॉक, आपको चलना है। तो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किया गया निवेश बच्चों प्रेरित निवेश होता है। और यहाँ पर हम जिस निवेश गुणक की बात कर रहे हैं ना, वो किन्स का निवेश गुणक है। मैं क्यों कह रही हूँ इसे किन्स का, क्योंकि किन्स ने 1929 की आर्थिक मंदी के बाद जो अपना आय और रोजगार का सिद्धांत दिया था, उसका ये महत्वपूर्ण आधार है ये गुणक, ये निवेश गुणक, जो हमें ये बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में हम पैसे डालते हैं इस रूप में कि पूंजीगत वृद्धि हो, तो बच्चों उस पूंजीगत वृद्धि से आय कई गुना बढ़ जाती है। और इस बात को उन्होंने इसी मल्टीप्लायर, इसी गुणक से गिनकर, निकालकर प्रूव भी किया था सभी के सामने। और आज भी ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, आज के युग में भी इस थ्योरी को पूर्ण मान्यता प्राप्त है। तो अब समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि गुणक है क्या, तो वास्तव में बच्चों गुणक एक अंक ही तो है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। वो न्यूमेरिक वैल्यू जो हमें ये बताती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का जितना हमने किया, उससे आय में कितनी गुना की वृद्धि होगी। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे आय में कितने गुना वृद्धि हो, इसी को संख्यात्मक अंक के रूप में बताता है गुणक। जैसे मैं यहाँ आपको स्पष्ट करूं कि अगर हमने अर्थव्यवस्था में स्टार्टिंग में लगाए 10 करोड़ रुपए, लगा दिए भाई, मैंने साल के शुरू में ही, मतलब 1 अप्रैल को ही मैंने इन्वेस्ट कर डाले अपनी इकोनॉमी में 10 करोड़। अब हो गए वो 10 करोड़ इन्वेस्ट। अब साल के आखिर में, जो हमारा लेखा वर्ष का साल है, उसके आखिर में मार्च में जब ये देखा गया कि उससे आय में कितनी वृद्धि हुई, तो बच्चों वो निकल के आया कितनी हुई। तब की सिचुएशन में हमसे अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लायर कितना है, गुणक कितना है, तो मैं आराम से 60/10 कर दूंगी, आ जाएगा 6। मतलब कितने गुने की वृद्धि कर दी,
मेरे एक 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी में 6 गुना ज्यादा आय का सृजन कर दिया। अब कई वीडियो देखने वाले बच्चों को लगा होगा, मैम कैसे, मतलब कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है बच्चों कि अगर मैं पैसे लगा रही हूं तो वो पैसे किसी की आय बनेंगे, किसी उत्पादक के लिए वो पूंजी बनेगा और उत्पादक उस पूंजी से 100 लोगों को काम पे रखेगा, वस्तुएं बनाएगा, बेचेगा, लाभ प्राप्त करेगा, तो एक उसकी आय प्लस उसने जो 100 लोगों को काम पे रखा है उनकी आय। अब वो 100 लोग अर्थव्यवस्था में अगर किसी और को काम पे रखते हैं तो उससे भी आय का सृजन होगा, उन लोगों को भी आय मिली, वो भी वस्तुएं खरीदेंगे, मांग करेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। तो ये जो एक सर्कल है ना बच्चों, वो सर्कल चलता रहता है, इसलिए आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है। मैं इसको बहुत छोटे से बताऊं तो जैसे एक उत्पादक ने काम पर रखा है लोगों को, जस्ट सपोज कि एक पर्सन को उसने काम पे रखा है और वो उस उत्पादक के पास है 1 लाख रुपए और उस 1 लाख में से वो 20,000 दे देता है उस बंदे को। अब उस 20,000 पाने वाला बंदा अपने यहाँ 3,000 की एक नौकरानी रखा है। अब आप देखिए, इस एक व्यक्ति के कारण 2 लोगों को मिला हुआ है काम, ठीक। अब ये दोनों लोग अर्थव्यवस्था में करेंगे मांग, इनकी मांग अलग होगी, इनकी मांग अलग, तो अब मांग का रेशियो क्या हो गया बच्चों, डबल। जब मांग हो गई डबल तो भाई उत्पादक भी क्या करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको अब 2 लोग नहीं, शायद ये एक व्यक्ति की जगह उसे 2 व्यक्ति की जरूरत पड़े, उसने 20-20 हजार पर 2 व्यक्ति रख लिए। अब ये 20-20 हजार वाले दोनों ने एक एक नौकरानी रख ली, तो हो गया ना बच्चों, मात्र 1 लाख रुपए से आय का सृजन पूरे लास्ट चक्र तक। अब ऐसे ही ये सर्कल घूमता रहेगा और वो 1 लाख रुपया न जाने कितने लोगों को रोजगार देता रहेगा, मांग बढ़ाता रहेगा, उत्पादन बढ़ाता रहेगा और दूसरों को भी रोजगार देता रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आय कई गुना बढ़ जाती है। और अब आप समझ गए होंगे कि आय कई गुना कैसे बढ़ जाती है। अब किन्स की उस परिभाषा की बात कर ले जो किन्स ने दी थी और कहा था कि ये जो निवेश गुणक होता है ना, जिसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, वो जो कुल निवेश होता है उसके फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उसके गुना को बताता है, उसके कितने गुना वृद्धि हुई है। इसीलिए बच्चों इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, क्योंकि ये आपको क्या देता है, ये आपको दे देता है एक अंक, जिस अंक से आप जान पाए कि आय में कितनी गुना वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे वो अंक है 6, आप बड़े आराम से जान सकते हैं कि अगर 10 करोड़ लगा है इकोनॉमी में तो उससे 60 करोड़ सृजित हुआ, मतलब आय में 6 गुना की वृद्धि हुई। तो इसी बात को किन्स ने भी अपनी परिभाषा में कहा। अब अगर निवेश गुणक का कोई आपसे सूत्र पूछे क्या होता है निवेश गुणक, तो आपको सिर्फ बताना है डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। ये क्या है, डेल्टा वाई बच्चों आय में परिवर्तन है और डेल्टा आई क्या है बच्चों, वो इन्वेस्टमेंट है, निवेश में परिवर्तन। तो एक तरह से आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि ये जो गुणक होता है ना, वह आय और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को बताता है, क्योंकि है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, मतलब आय में परिवर्तन को जब हम भाग देते हैं निवेश में परिवर्तन से तो निकल के आता है गुणक। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात बताने वाला भी है गुणक। इसलिए गुणक को जब आप अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग रूप से डिफाइन होता सुने तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये गुणक एक अंक भी है, ये आय में होने वाली वृद्धि को भी बताता है, ये आय और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अनुपात को भी बताता है। कुल मिलाकर यह ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस रूट पर है और कितना ग्रो कर रही है।
अब इस गुणक के लिए जिन दो चीजों को बहुत जरूरी माना है किन्स ने, हम उसे देख लेते हैं। उनमें से एक है बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम MPC के नाम से जानते हैं, और दूसरी है सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसे MPS के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों को क्यों आखिर इतना महत्व दिया है किन्स ने, तो वो सोचिए कि ये महत्व इसलिए दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति को कोई आय मिलती है, जैसे 20,000 की आय मिली, तो वो उसमें से 10,000 टोटल उपभोग पे खर्च कर देता है, अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च कर देता है, अपने जीवन पे, और बाकी के 10,000 एज ए ह्यूमन वो उसे बचत करके रखता है अपने भविष्य के लिए। तो अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो इन्वेस्टमेंट बच्चों इसके उपभोग से आएगा, क्योंकि ये उपभोग करके मांग करता है। ठीक, मांग करता है तो फिर उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, और उस उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ता है, लोन, पैसे लेने पड़ते हैं, पूंजी लेने पड़ती है, जो कहां से आती है, बचत से। तो आपने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था C+I का, जिसे हम कहते हैं कि अगर किसी देश का उपभोग जानना है तो उसका उपभोग पे खर्च और प्लस उसका इन्वेस्टमेंट जानो, मतलब यही दोनों चीजें हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ में दो काम वो करता है, उपभोग पे खर्च करता है और बचत करता है। तो इसीलिए जब उन्होंने गुणक को भी डिफाइन किया बच्चों, तो इन दोनों को लेकर ही बताया है कि इन दोनों का गुणक से क्या संबंध होता है और ये कैसे काम करवाते हैं मल्टीप्लायर से। तो अब इसे समझिएगा कि उन्होंने कहा कि जो गुणक होता है उसको अगर आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से उसका संबंध जोड़े बच्चों, तो वो संबंध होता है बिल्कुल सीधा, मतलब उपभोग बढ़ेगा तो गुणक भी बढ़ेगा। और अब आप समझ गए हैं ना क्यों ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि लोग उपभोग करके मांग करते हैं और मांग के कारण उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को काम पे रखना पड़ता है, और उसी के साथ बच्चों उतने सारे लोगों को मिल जाती है आय। तो आपको ये समझना है कि जब कभी भी गुणक को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ बताया जाएगा, तो आपको इस टेंडेंसी में बेटा याद रखना है कि संबंध होगा बिल्कुल सीधा, मतलब अगर उपभोग बढ़ा है डेफिनेटली आय बढ़ेगी, गुणक बढ़ेगा। लेकिन बचत, अगर बचत बढ़ गई है और उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, लोग बचत ज्यादा करने लगे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या उससे आय बढ़ेगी बच्चों? एक सपोज एक बात कहती हूँ, अगर सारे देश के लोग अपने पैसे को बैंक से निकाल कर अपने घरों में रख लें, बंद कर लें अपनी तिजोरियों में, तो आप मुझे बताइए क्या ये जो लोन बाजार लगता है, बैंक आकर लोन देता है लोगों को कि इस काम के लिए लोन ले जाइए, घर बनवाने के लिए लोन ले जाइए, फर्म खोलने के लिए लोन ले जाइए, क्या वो दे पाएगा? नहीं ना, क्योंकि हमारे ही तो पैसे बैंक में जमा होते हैं, उन्हीं पैसों का तो बैंक व्यापार करता है। तो अगर बचत बढ़ गई, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो बैंक तक नहीं पहुंची, तो बच्चों क्या वो पैसे इकोनॉमी में पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, लेकिन किस रूप में? सिर्फ उपभोग के रूप में। अगर किसी के पास 1 लाख है और वो महीने का 10,000 का किराना लाता है, तो सिर्फ 10,000 ही इकोनॉमी में वापस जाएंगे, बाकी 90,000 हो जाएगा बंद। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब कभी भी बचत बढ़ती है तो उससे आय बच्चों नहीं बढ़ती है, उसके कारण आय कम हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना कि गुणक का और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन उपभोग से उसका सीधा सीधा संबंध होता है। उपभोग करते जाओ, मांग करते जाओ, उत्पादन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। अब आपको एक और ये कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है कि जब कभी भी हम ये मानते हैं कि जो
हमारी इकोनॉमी में आय हुई है अगर वो 1 के बराबर है तो उसमें बचत और उपभोग प्रवृत्ति दोनों का योग होता है। ऐसा मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि कभी कभी आपको गुणक दे देगा, कभी कभी आपको एमपीसी दे देगा और एमपीएस निकालने कहेगा, तब आपका सूत्र हो जाएगा। अगर एमपीसी निकालना है, एमपीएस दिया हुआ है, तो आप 1 माइनस एमपीएस कर लोगे। तो इसलिए करीब न्यूमेरिक वैल्यू में ये आपका छोटा सा माइंड गेम खेल कर ये दिया जाता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं बेटा मैकेनिज्म की, जिसे हम कहते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और आज आप यहाँ जो सीख कर जाओगे, बिल्कुल आपकी आंख के सामने वो आंकड़ा आएगा कि कैसे आय बढ़ जाती है, कैसे 10 करोड़ का 60 करोड़ हो जाता है, ये हम यहाँ सीखेंगे अभी। अगर गुणक के काम करने की प्रक्रिया की बात करूं बेटा, तो ये 2 तरह की होती है। एक होता है अनुकूल फॉरवर्ड एक्शन और एक होता है बैकवर्ड एक्शन प्रतिकूल। अनुकूल कहने का मतलब है कि अगर निवेश अधिक करोगे तो आय में कई गुना वृद्धि होगी, कई गुना आय भी बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं एकदम फॉरवर्ड एक्शन की, तुरंत किए और उसके कारण तुरंत आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। और एक होता है बैकवर्ड एक्शन कि मतलब तुम जितना निवेश कम करोगे, जितना इकोनॉमी में पैसा कम डालोगे बेटा, तो उसकी वजह से आय भी कई गुना कम हो जाएगी। ये दोनों एक्शन होता है। अब इन दोनों एक्शंस को हम एक सूत्र से भी बनाएंगे और फिर एक पूरा प्रोसेस बनाकर देखेंगे कि किस तरह आय में वृद्धि होती। अब चलिए उसे बता दूं आपको फटाफट। ऐसे कई क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में निकालने के लिए, फिर चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपसे गुणक की गणना करना पूछा जाता ही है। तो एक मैं उदाहरण ले लेती हूं कि कैसे निकालेंगे आप गुणक। जैसे बच्चों यहाँ एक प्रश्न मैंने लिया हुआ है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो निवेश है, निवेश जो पैसे लगाए गए हैं इकोनॉमी में, वो है 100 करोड़। और साथ ही साथ मुझे दे दिया गया है कि एमपीसी लोगों की उपभोग प्रवृत्ति, लोगों का उपभोग पे खर्च जो है वो 0.5। ठीक। अब जो निकालने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, वो निकालने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक तो y निकालो, डेल्टा y निकालो भाई, कि आय में कितना परिवर्तन हो, और साथ ही साथ आप k निकालो, मतलब आप मल्टीप्लायर निकालो, गुणक निकालो। अब इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हमने सूत्र में देखा था कि अगर मुझे k निकालना है तो k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। किस कंडीशन में? जब MPC दिया हुआ होगा। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ इसको। तो ये हो गया 1/1 माइनस MPC कितना है? 0.5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/0.5 हो गया। और हम जानते हैं कि जब डिवाइड किया जाता है डेसिमल को तो वो बढ़ता है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2। तो मेरा मल्टीप्लायर, मेरा गुणक आया 2। अब ये 2 से मैं डेल्टा y कैसे निकालूंगी? तो हम जानते हैं कि गुणक का एक और सूत्र होता है डेल्टा c, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उपभोग में परिवर्तन और साथ ही साथ जो आय में परिवर्तन होता है उसके बीच के अनुपात को भी ये बताने का काम करता है। तो हम इसी को ले लेते हैं। ये हो गया डेल्टा y, सॉरी डेल्टा c मैंने लिख दिया था, डेल्टा y बटे डेल्टा i। तो भाई i कितना है? i तो हमारा दिया हुआ है, यही है हमारा डेल्टा i। कितना पैसा लगा है? 100 करोड़। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपने k कितना निकाला है? आपने k निकाला है 2। तो ये हो गया 2। डेल्टा y आपको निकालना है और डेल्टा i कितना है? 100। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफर मेथड जो है, पक्षांतरण विधि करने पर डेल्टा y बराबर
100 इंटू 2 मतलब आ गया कि कितना आय बढ़ेगी 200। अगर लोगों की उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक के कारण टोटल कैलकुलेशन क्या आया कि देश में आय में 200 करोड़ की वृद्धि होगी। निवेश होगा 100 करोड़, 0.5 है लोगों की उपभोग प्रवृत्ति और जिसकी वजह से जो आय बढ़ेगी वो होगी 200 करोड़। लेकिन मैं जानती हूं अभी भी इस सूत्र पे बैठा के सॉल्व करना तो आपको 9th और 10th के मैथ्स जैसा लग रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे है अब उसे भी हम एक उसमें समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे मैं यहां पे आपको बता देती हूं कि ये है प्रारंभिक निवेश। ठीक, इस प्रारंभिक निवेश के साथ आप ये समझिए कि ये है उपभोग। भाई उपभोग होगा तो बचत तो डेफिनेटली होगी। तो ये आप एक साथ लेंगे कि प्रारंभिक निवेश है, उपभोग है, बचत है। ठीक, और हम ले लेते हैं बच्चों आय को। भाई आय में तो हमको दिखानी है ना कि वृद्धि हो रही है। चलिए अब जो हमारा प्रारंभिक निवेश है बच्चों वो कितना है 100 करोड़। हम ये मानते हैं कि 100 करोड़ का जो फर्स्ट लॉट खर्च हुआ, भाई इकट्ठे तो 100 करोड़ खर्च नहीं हुए, उसका जो फर्स्ट लॉट खर्च हुआ बच्चों वो 50 करोड़ था। तो उसकी वजह से जो आय में वृद्धि हुई वो हुई 50। ठीक, तो जब हमने इस 100 करोड़ को खर्च किया होगा तो कुछ उपभोग पे भी खर्च किया होगा, कुछ बचत पे भी खर्च किया होगा। अब देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वो कि ये रहा 100 करोड़ और मैंने कहा कि मैंने एक साथ खर्च नहीं किया है भाई, तो मैंने कितना खर्च किया, मैंने उपभोग पे खर्च किया 50 और बचत कर ली 50। तो इस उपभोग के खर्च के कारण आय में शुरू में कितनी वृद्धि हुई 50 की, बाकी 50 मेरी क्या है भाई बचत। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं खर्च करूंगी तो किसे खर्च करूंगी, इसे ही, इस बचे हुए को ही खर्च करूंगी। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों कि मैं अब उसी 50 को, भाई मैं यहां नहीं बढ़ा सकती, क्यों, क्योंकि वो मेरे को पिछली बार मिला था, मैंने 50 रुपए ही खर्च किए थे, 50 बचाए थे। अब मैं उस 50 का जब निवेश कर रही हूं बच्चों तो उस निवेश के कारण से मेरी जो आय बढ़ेगी वो आय बढ़ी यहां पर हो गई 50, लेकिन उपभोग और इस पे खर्च कितना हुआ 25 और 25। भाई मैं आधा ही खर्च करती हूँ आधा बचाती हूँ, मानव प्रवृत्ति है, सभी करते हैं। अब इससे 50 के बराबर आय मुझे मिल चुकी है। अब मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूं, अगर मैंने 25 बचाया है तो इन्वेस्ट कितना करूंगी बच्चों 25। तो ये वाली जो आय है उसका 25 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा ये उपभोग के पास नहीं लिखना होगा, उसे मैंने इन्वेस्ट किया बच्चों इस 25 को। तो फिर मैं दो भागों में उसे बांट दूंगी, 25 का आधा 12.5 12.5। अब मेरे पास बचत के रूप में कितना है 12.5। तो उस 12.5 को जब मैं उपभोग और बचत में बांटूंगी तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 6.5 6.25। ठीक, अब इससे जब मैं और क्या इन्वेस्ट करूंगी, भाई मेरे पास क्या है बचत के रूप में 6.25 है, मैं इसे जब इन्वेस्ट करूंगी बच्चों तो इसे मैं किस में बांटूंगी, तो ये मेरा हो जाएगा 3.12 और इसको मैं तब तक बच्चों इन्वेस्ट करती चली जाऊंगी जब तक कि मेरी उपभोग प्रवृत्ति शून्य ना हो जाए। और इस तरीके से ही किया जाता है, उस लास्ट तक पहुंचा जाता है जब तक कि उपभोग प्रवृत्ति शून्य ना हो जाए। और उस जगह पे हमारा टोटल कैलकुलेशन निकल कर आएगा कि ये आय में वृद्धि कितनी हो गई 200 के बराबर। तो आपको मैं यही समझाना चाह रही थी कि इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो उसमें से आधा या कभी ज्यादा या कभी कम हम उपभोग पे खर्च कर देते हैं और जो बचा के रखते हैं वही नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन आप उसको प्रारंभिक निवेश में नहीं डाल सकते क्योंकि पैसा सिर्फ 100 करोड़ था, वो आपकी बुद्धि से आपने उसे 4 या 5 बार यूज किया है कि पहले सिर्फ 50
ही डाला, उससे आय में वृद्धि हुई 50 के बराबर। फिर आप उसको जो है और उसमें से आपने बचा के रखा, उस बचत को आपने फिर इन्वेस्ट किया तो कितनी आय मिली 50 के बराबर 25। फिर आपने इन्वेस्ट किया जब उसकी बचत को 25 को, तो आपने फिर उपभोग पे और बचत पे खर्च किया और हर बार आपकी बचत आपका निवेश होती गई, लेकिन वो नया निवेश नहीं थी बच्चों, वो वही पुराना 100 करोड़ रुपया था। तो इसलिए बड़े आराम से निवेश गुणक के इस निवेश गुणक के माध्यम से हम आय में कई जितने गुना वृद्धि हुई है हम उसे निकाल पाते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसे मैं अगर और तोड़ कर और बना दूं तो ये आपका ये हो गया, यहाँ पे आय में वृद्धि भाई दोनों को जोड़े 25, यहाँ पे आय में वृद्धि 12.5, यहाँ आय में वृद्धि 3.12 और ऐसे करते ही मैं बढ़ाते जाऊंगी। तो अंत तक जब MPC 0 पहुंचेगा तब आय बढ़कर हो चुकी होगी 200 करोड़ रुपए के बराबर। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर काम करता है और उम्मीद करती हूँ कि इस सूत्र का उपयोग करके आप बड़ी आसानी से गुणक निकालेंगे। और कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि आपसे दे दिया जाएगा MPC की जगह MPS, मान लीजिए MPS दे दिया 0.8 और यही सेम क्वेश्चन है, फिर मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे? तब आपका सूत्र हो जाएगा K बराबर 1/MPS। ठीक, तो आपको K निकालने के लिए 1/0.8 करना पड़ेगा और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा जो भी गुणक होगा वो, जो कि आपको साफ साफ नजर भी आ रहा होगा कि वो 4 आएगा। चलिए, अब इसी के साथ इस वीडियो को तो मैं करती हूँ समाप्त, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इसे देखकर आप मल्टीप्लायर निकालना और मल्टीप्लायर किस तरह से इकोनॉमी में वर्क करता है उसे आप समझ गए होंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही कई नए और नए तरीके से सीखने के लिए।